हो गया सर। वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले आज जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये दो चैप्टर पहले आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा बच्चों इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। वो पर्दा जो थोड़ा सा खुला हुआ उसको ये कर दे तो ढक दे, तो लाइटिंग मार रहा है। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर। और चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। अब सभी को पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है, नो चार्ज। प्रोटॉन पॉजिटिव जो न्यूक्लियस में होता है। मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी मींस द फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन टर्मिनल टू दी अदर टर्मिनल, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए एक पाथ चाहिए, उस पाथ को हम कहते हैं सर्किट। अब सर्किट दो होता है, एक ओपन सर्किट और एक क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब स्विच जो है वो ऑफ है, यानी सर्किट जो है वो ब्रेक है। इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो नहीं होगा। क्यों? अगर सर्किट बच्चों ओपन है, इसका मतलब जो चार्ज है वो फ्लो होने के लिए वो निकल जाएगा, वो कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर यही सर्किट को मैं क्लोज कर दूं तो इसका चार्ज जो है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो इसमें फ्लो करता रहेगा। इसका मतलब अगर सर्किट ओपन है या ब्रेक डाउन है, स्विच ऑफ है, तो करंट फ्लो नहीं होगा। और अगर सर्किट क्लोज है यानी कि स्विच जो है वो ऑन है, और इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट या चार्ज जो है वो फ्लो होगा। अब बहुत सारे स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं, जैसे चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो है कूलम। चार्ज का एसआई यूनिट है आपका बच्चों कूलम। अब इलेक्ट्रिसिटी कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसको मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं एमीटर। करंट को चेक करने के लिए कितना करंट फ्लो हो रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसे कहते हैं एमीटर। पॉज करना, स्टॉप मत करना, पॉज करना। तो जैसे मैंने आपको बताया, करंट को जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है उसका नाम है एमीटर। ठीक है। अब करंट का जो मेन, अगर हम सिंपल फॉर्मूला देखें, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I मीन्स करंट, Q मीन्स चार्ज और T मीन्स टाइम। तो करंट का बेसिक फॉर्मूला होता है बच्चों चार्ज अपॉन टाइम। करंट I, चार्ज कूलम यानी Q और टाइम T। तो ये करंट का बेसिक फॉर्मूला है जो पता करता है हाउ मच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग पर यूनिट टाइम। तो उसे हम कहते हैं करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद अगर एक सिंपल सा इससे हम एक वर्ड प्रॉब्लम करें, जैसे मान लो करंट दिया है 0.5 एम्पियर। करंट दिया है आपका बच्चों 0.5 एम्पियर। टाइम दिया है 10 मिनट्स। टाइम जो है वो है 10 मिनट्स। हमें पता करना है चार्ज। हमें पता करना है चार्ज। तो जैसा मैंने बच्चों आपको बताया है, करंट को डिनोट करते हैं आई से, टाइम को टी से, और चार्ज को कूलम यानी कि क्यू से। फॉर्मूला क्या था करंट का? चार्ज अपॉन टाइम। पुट कर दो। करंट की जगह 0.5, 0.5 को हम 5/10 भी लिख सकते हैं। चार्ज हमें पता करना है तो उसको ऐसे लिख दिया Q, और टाइम T, क्रॉस मल्टीप्लाई 5T इक्वल 1 मिनट। जो टाइम है बच्चों वो मिनट्स में दिया है, तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स में। तो 10 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 600 सेकेंड्स। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। करंट 0.5 जिसको मैंने लिख दिया 5/10। क्यू हमें पता करना है और टाइम हमारा 600, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 600 इक्वल टू क्यू टी। टी आ जाए, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 10T,
10Q, हाँ सॉरी, 10 × Q 10Q, 5 × 600, 10 आ गया नीचे, 300 कूलम, यानी जो चार्ज आया आपका बच्चों वो आया 300 कूलम। हमेशा याद रखिएगा जो आपको निकालना है उसको अननोन छोड़ दीजिए। अगर आप यहाँ पे सोचेंगे कि मुझे चार्ज निकालना उसका अलग फॉर्मूला, ऐसा मत करिए। सिंपल एक फॉर्मूला याद कर लीजिए कि करंट निकालने का फॉर्मूला है, जो गिवन है उसको पुट कर दीजिए, जो नहीं गिवन है वो अपने आप आ जाएगा। इसका ध्यान रखें, बार बार अलग अलग फॉर्मूला करेंगे तो दिक्कत होगा। एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। इसके बाद 1 एम्पियर यानी कि जो करंट का यूनिट है आई is constituted by the flow of 1 coulomb of charge per second. 1 coulomb of charge per second is equal to 1 एम्पियर। यानी कि अगर एक सेकंड में एक कूलम चार्ज पास हो रहा है तो उसको हम करेंगे 1 एम्पियर ऑफ करंट, क्योंकि करंट का स्टैंडर्ड यूनिट है 1 एम्पियर, ठीक है। और अगर करंट की मात्रा बहुत कम है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मिली एम्पियर, और उससे भी कम है तो हम यूज करते हैं माइक्रो एम्पियर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन में कितना नेगेटिव चार्ज होता है, ये 1 मार्कर के क्वेश्चन में आता है कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज फ्लो करता है, तो ये है आपका 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। ध्यान रखिएगा, ये 1 मार्कर के क्वेश्चंस में आता है बच्चों। डिफाइन 1 एम्पियर, इट मींस 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, एंड 1 इलेक्ट्रॉन मींस 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम, यानी एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस। अब साइंस में बच्चों ने बचपन से पढ़ा है वर्क डन का मतलब, इधर ध्यान दो लास्ट बेंच, वर्क डन का मतलब क्या है? अगर कोई बॉडी एक जगह से दूसरे जगह मूव करेगी, डिस्प्लेस होगी। अगर ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस नहीं है तो वर्क डन नहीं है। अब इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वी ऑल नो दैट। अब अगर एनर्जी है तो वर्क डन भी होगा, वी ऑल्सो नो दैट। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? अब मान लीजिए, समझ लीजिए ये कंडक्टर है। अब इसमें करंट तब फ्लो करेगा जब इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना पड़ेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह बदल रहा है, चेंज कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर टर्मिनल इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। वंस मोर, मैंने फिर से भी रिपीट किया, साइंस या फिजिक्स में वर्क डन का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज करे, डिस्प्लेस हो जाए अपनी जगह से। तो करंट तभी फ्लो होगा जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर। तो जब ये मूव करेगा तो वर्क डन होगा, उसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। मींस द वर्क डन टू मूव a unit charge from one terminal to the other is known as potential difference। और इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है बच्चों? वोल्ट। एलेजेंड्रो वोल्टा ने इसको निकाला था, उन्हीं के रेस्पेक्ट में इसका नाम है, इसका स्टैंडर्ड यूनिट है वोल्ट। तो ध्यान रखिए, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब द वर्क डन, जब इलेक्ट्रॉन या चार्ज एक पॉइंट से दूसरे टर्मिनल में जाएगा वर्क डन होगा। कितना वर्क डन हुआ, कितना एक यूनिट चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में जो वर्क डन हुआ उसे कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस का,
पॉज करना तो एक बार। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों वर्क डन अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला होता है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? वोल्ट, मैंने बता दिया वी। वर्क डन यानी डब्ल्यू, टी मतलब टाइम। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बॉस कर, वर्क डन अपॉन टाइम नहीं होता है, चार्ज। हो जाता है इंसान से गलती कभी कभी। तो V का फॉर्मूला W अपॉन क्यू। V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन यानी W, और Q मतलब चार्ज। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है उसे कहते हैं वोल्ट। जैसे करंट को मेजर करने के लिए एमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर। ठीक है। इसके बाद यहां पे क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 एम्पियर करंट क्या होता है? 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। ठीक उसी तरह 1 जूल ऑफ वर्क डन कब होगा? 1 जूल ऑफ वर्क डन मींस 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पॉज कर। जैसे 1 एमीटर था बच्चों, 1 एमीटर मींस 1 फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड। ठीक उसी तरह डिफाइन 1 वोल्ट, ये 2 मार्कर या 1 मार्कर में आता है। 1 वोल्ट क्या होगा? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स क्यों? जो करंट है, जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है, एक टर्मिनल, एक पॉइंट से दूसरे टर्मिनल तक जाता है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। मैंने पहले ही आपको बताया है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा, मतलब वर्क डन। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर। यानी कि 1 जूल वर्क डन कब होगा? जब चार्ज ऑफ 1 कूलम, 1 कूलम जब एक पॉइंट से दूसरे टर्मिनल तक जाएगा, उसे हम कहेंगे 1 वोल्ट। समझ गए आप? अब इसका भी एक छोटा सा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। चार्ज दिया है 2 कूलम, चार्ज दिया है 2 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 12 वोल्ट। 12 वोल्ट, चार्ज 2 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। अब हमें निकालना है वर्क डन। वर्क डन का हमें वैल्यू पता करना है। फॉर्मूला क्या है बच्चों? उसको लगा दीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज यानी कि क्यू। यही फॉर्मूला था पोटेंशियल डिफरेंस का। चार्ज की जगह 2 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, वी की जगह 12, वर्क डन हमें पता करना है W, और चार्ज इट इज 2 कूलम, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई W इज इक्वल टू 24 जूल। तो ये आ गया बच्चों आपका वर्क डन। बहुत सिंपल फॉर्मूला था इसका। अब यहां पे मैं बार बार बता रहा हूं बच्चों, एक बात अपने दिमाग में एकदम अच्छे से बिठा लीजिए। हर चैप्टर में ये जो ब्लू क्वेश्चंस दिए होते हैं, ये करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर चैप्टर में, हर लेसन के बीच में ये दिया होता है, इसको करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर। दूसरा, व्हाट डू यू मीन दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। ये मैंने लिख के दे दिया। सॉरी, 1 वोल्ट का डेफिनेशन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ कंडक्टर व्हेन 1 जो बात मत करो, when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the other. अगला है, how much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery. क्वेश्चन को समझिए क्या बोला है। how much energy, एनर्जी पता करना है। each coulomb, each मतलब क्या होता है? 1। तो क्वेश्चन में each बोला है मतलब चार्ज, चार्ज का मतलब Q, 1 कूलम दे दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्ट
6 वोल्ट दिया है। एनर्जी, एनर्जी का मतलब क्या होता है बच्चों? वर्क डन। तो मैं वर्क डन पता करना है, आराम से हो जाएगा। फॉर्मूला पुट कर दीजिए, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V6 वर्क डन यानी एनर्जी, एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन, ये हमें पता करना है। और Q चार्ज कितना है? 1। चेक कर तो नीचे का दिख रहा है कि नहीं। तो W इज 6 यानी कितना वर्क डन होगा? 6 जूल। अब ये बच्चों जो सिंबल्स हैं ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये किसका किसका सिंबल है? इलेक्ट्रिक सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ओपन सर्किट, ओपन स्विच, क्लोज स्विच, वायर, वायर विदाउट जॉइंट, इलेक्ट्रिक बल्ब, रेजिस्टेंस, ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये केस बेस में ये डायग्राम आता है, तो बहुत ध्यान से इसको देखना है आपको, ठीक है। अगला है इस पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ विच इज नोन एज ओम्स लॉ। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है? खाने में जितना मिर्ची हम डालेंगे खाना उतना तीखा होगा। मिठाई यानी खीर में हम जितना चीनी डालेंगे वो उतना मीठा होगा। ठीक उसी तरह जितना पोटेंशियल डिफरेंस दोगे उतना करंट जनरेट होगा। जैसे जो हमारे घर में इन्वर्टर्स लगे होते हैं उसमें बैटरी होता है, बैटरी क्या प्रोड्यूस करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे एसी टीवी को चालू करने के लिए हम छोटा वाला रिमोट लेते हैं जिसमें पेंसिल बैटरी लगती है, बिकॉज उसको स्टार्ट करने के लिए जो स्पार्क चाहिए करंट में उसके लिए उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो इसके लिए छोटी बैटरी। टॉर्च चलाने के लिए जो बड़ी बैटरी होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज उसको लाइट अप करने के लिए उतना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। इन्वर्टर में बहुत हेवी बैटरी लगती है क्योंकि पूरे घर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए उतना पोटेंशियल डिफरेंस आपको देना पड़ेगा। अब समझिए, ये एक चार्ज लेता हूं मैं, इसको मान रहा हूं एक चार्ज, इसको मुझे इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक लेके आना है, केस 1 एक एनर्जी लगेगा, केस 2 ये सब मेरे लिए चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है। अब इसको इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक लाना है, तो पहले केस में ज्यादा एनर्जी लगेगा या दूसरे केस में? दूसरे केस में। तो जब पूरे घर को आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है इन्वर्टर से, तो सोचिए कितना सारा चार्ज एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर जाएगा। तो उसके लिए बहुत सारा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, इसलिए उसके लिए बड़ी बैटरी लगती है। तो ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, if temperature and pressure is constant, then the current in a conductor is directly proportional to the potential difference. More potential difference, more current, less potential difference, less current. तो ये आपके साइंस का यानी इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ओम्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The current in a conductor is directly proportional to the potential difference being temperature remains constant। अब आप बोलोगे सर ये टेम्परेचर का करंट के फ्लो में क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत इंपॉर्टेंस है। गर्मी के समय आपने नोटिस किया होगा जो इलेक्ट्रिसिटी वो ट्रिप हो जाती है, और ठंडी में भी जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तब भी प्रॉब्लम आती है। अब इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होगा किसमें फ्लो होगा? वायर में फ्लो होगा, चार्ज फ्लो करेगा। अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो जो कॉपर वायर है वो मेल्ट होगा,
और मेल्ट होने से जो पाथ है वो ब्लॉक हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा और लाइट ट्रिप हो गया, लोड शेडिंग होगा। उस तरह ठंड में भी जब बहुत ज्यादा फ्रीज हो जाती है चीजें, जैसे गाड़ियों को मूव करने में दिक्कत होता है, ठीक उस तरह इलेक्ट्रॉन को भी फ्रीली मूव करने में दिक्कत होगा, बिकॉज टेम्परेचर की वजह से वो फ्रीज हो जाएंगे। इसीलिए मैंने लिखा है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो किसी भी करंट में कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस। और ओहम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट, उसको ओहम ही कहते हैं, जिसको डिनोट ऐसे किया था, सही है ना। इसके बाद इसका फॉर्मूला जो है, जैसे मैंने आपको बताया, रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या है बच्चों? द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्री फ्लो ऑफ चार्ज, जो चार्ज को फ्रीली फ्लो करने से रोके। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। जैसे हाईवे में कोई भी जो बड़े बड़े हाईवेज होती हैं, वहां पे आपने नोटिस किया होगा जो रोड ब्रेकर है वो नहीं लगे होते। क्यों? गाड़ियां वहां दंदनाते हुए स्पीड से निकलती हैं। लेकिन रेसिडेंशियल एरिया में जहां पे लोग रहते हैं, क्या वहां पे स्पीड ब्रेकर लगा होता है? बिल्कुल लगा होता है, क्योंकि बच्चे खेलते हैं। तो स्पीड ब्रेकर लगे होने की वजह से जो गाड़ियां हैं उनका जो स्पीड है वो फ्रीली मूव नहीं हो पाता, वो स्लोली मूव होता है। तो अगर रेजिस्टेंस अवेलेबल है, इसका मतलब करंट फ्रीली फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस कम से कम है तो करंट फ्रीली फ्लो होगा। अब एक केस बेस्ड क्वेश्चन इसी से रिलेट करके समझते हैं। एक इंसुलेटर है, बचपन से हमने पढ़ा है, कंडक्टर allows current to freely flow through it, to freely pass through it, but insulator doesn't allow current to freely flow through it। अब इंसुलेटर में जहां करंट का फ्लो कम है, क्या वहां पे रेजिस्टेंस होगा? बिल्कुल होगा। इंसुलेटर में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तभी तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता। और कंडक्टर जो है, जैसे आयरन हो गया, मेटल्स हो गए, उसमें रेजिस्टेंस कम से कम होगा, इसीलिए वहां पे करंट फ्रीली फ्लो करता है। इसका मतलब conductors will have less resistance and insulators will have more resistance, and resistance is inversely proportional to current। ध्यान रखिएगा इस चीज को, जो रेजिस्टेंस है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर इसको मैं डिनोट करूं, रेजिस्टेंस यानी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/I। आई मतलब करंट, पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इनवर्स मतलब एक ज्यादा तो एक कम, लेस रेजिस्टेंस मोर करंट, मोर रेजिस्टेंस लेस करंट। बट पोटेंशियल डिफरेंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू I अपॉन R। ये आपका ओम्स लॉ है। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब करंट, R मतलब रेजिस्टेंस। उल्टा हो गया लग रहा है, सॉरी। अरे यार, पॉज कर क्या। अब ओम्स लॉ में जो ये फॉर्मुलेस जो मैं आपको बता रहा हूं बच्चे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज आगे जाके जो हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे वो इसी से बनेगा। तो V दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, I दैट इज करंट, R मींस रेजिस्टेंस, व्हिच मींस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब इसी से मैं बाकी फॉर्मूले भी बना लूंगा। जैसे अगर बच्चों मुझे I चाहिए तो R कहां चला जाएगा? V के नीचे। और अगर मुझे R चाहिए तो वो चला V के नीचे, क्या चला जाएगा? I। मतलब एक ही फॉर्मूले से मैंने बाकी बना दिया। यानी करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो ये आपका ओम्स लॉ है। इससे बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स बनेंगे, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों।
अब किन फैक्टर्स पे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में आएगा ही, ऑन विच फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर और एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स, किन चीजों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। किसी भी चीज के जो कंडक्टर है, रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर में, वो किन चीजों पे डिपेंड करेगा। नंबर 1, लेंथ ऑफ वायर, वायर के लेंथ पे। नंबर 2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको कहेंगे थिकनेस ऑफ वायर। थर्ड, नेचर ऑफ वायर, वो कंडक्टर है या इंसुलेटर। और फोर्थ क्या है, टेम्परेचर। इससे बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, तो जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले तार की लंबाई पे, तार की लंबाई पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। आप नोटिस करिए, जैसे मान लो आपको किसी एक साइकिल को रोकना है, समझना मेरी बात को ध्यान से, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। आपको एक साइकिल को रोकना है जो बहुत स्पीड से आपकी ओर बढ़ रही है, लेकिन आपको उसे रोकने के लिए सिर्फ 5 मीटर की जगह दी गई। मतलब साइकिल स्पीड से आ रही है, आप कितना पीछे तक जा सकते हो, 5 मीटर, उसमें आपको उसको रोकना है। केस 2, सेम साइकिल सेम स्पीड, लेकिन अब आपको 20 मीटर की, जब पढ़ा रहा हूं तो ध्यान दिया करो, 20 मीटर की जगह दी गई उसे रोकने के लिए। अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर आपको 20 मीटर की जगह दी गई उसको रोकने के लिए, आप पहले केस में अच्छे से रोक पाओगे या दूसरे केस में? दूसरे केस में। क्यों? आपको जगह मिल रही है, यानी जितनी लंबी जगह आपको मिलेगी, आपको उसको रोकने के लिए उतना टाइम और उतना स्पेस मिल जाएगा। तो अगर तार लंबा है, इलेक्ट्रॉन जो फ्री फ्लो करके आगे जाने की कोशिश करेगा, प्रोटॉन उसको रोकेगा। रेजिस्टेंस मतलब क्या? जो इलेक्ट्रॉन को फ्री फ्लो होने से रोक दे, तो प्रोटॉन को जगह मिल जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन को फ्री फ्लो करने से रोक देगा। इसका मतलब तार जितना लंबा होगा, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, करंट उतना कम होगा। इसका मतलब तार जितना लंबा होगा, मोर लेंथ मोर रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस जितना ज्यादा, करंट उतना कम, लेस करंट। बहुत ध्यान रखना बच्चों इसको, तार जितना लंबा होगा, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, करंट उतना कम होगा। केस नंबर 2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी तार की थिकनेस, तार की मोटाई पे। अब मुझे एक बात बताइए, एक गोल पोस्ट है, गोल पोस्ट बहुत नैरो है, बहुत छोटा है, बहुत चौड़ापन जो उसका जो ब्रॉडनेस है बहुत कम है। अब जो स्ट्राइकर है वो हिट कर रहा है, समझ लीजिए ये गोल पोस्ट है। अब स्ट्राइकर ने गोल मारा, यहां पे गोलकीपर उसको रोकने की कोशिश करेगा, समझ लीजिए, और ये फुटबॉल को किक करेगा एक फुटबॉलर या स्ट्राइकर, ठीक है। और ये जो गोलकीपर है, इसको हम समझ लेते हैं प्रोटॉन, जो इस बॉल को, जिसको मैं मान लेता हूं इलेक्ट्रॉन, इसको आगे जाने नहीं देगा, वो यही कोशिश करेगा। केस 2, केस 2 में मैं क्या करूंगा बच्चों, गोल पोस्ट को चौड़ा कर दूंगा। सेम वही प्रोटॉन, यानी हमारा गोलकीपर, सेम वही फुटबॉल, जिसको हम क्या मानेंगे, इलेक्ट्रॉन। अब आप मेरे को बताइए, दोनों केस में देख के आपको क्या लगता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का अंदर जाने का चांस ज्यादा है या इसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। क्यों?
एरिया ज्यादा है। यानी तार जितना चौड़ा होगा, जितना मोटा होगा, इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से फ्लो करेगा। अगर प्रोटॉन उसको रोकने की भी कोशिश करेगा, वो बगल से रास्ता बना के चल लेगा। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा एसी, रेफ्रिजरेटर, टीवी, इन सब के वायर बहुत मोटे होते हैं। इसका मतलब जितना मोटा तार होगा, उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और रेजिस्टेंस जितना कम होगा, करंट उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोर द थिकनेस, लेस द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस उतना कम, और रेजिस्टेंस जितना कम, करंट उतना ज्यादा, मोर द करंट। ठीक है। तीसरा है बच्चों नेचर ऑफ वायर, कंडक्टर है इंसुलेटर। मैंने आपको पहले ही बताया, कंडक्टर है वायर का नेचर, तो वो करंट को यानी कि चार्ज को फ्री फ्लो करने देगा, और अगर इंसुलेटर है तो फ्री फ्लो करने नहीं देगा। और टेम्परेचर, वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो इन चार चीजों पे जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें केस बेस में एक और पूछता है बच्चों, समझाओ, अगर वायर के लेंथ को डबल कर दिए तो करंट में क्या असर पड़ेगा। मैंने क्या समझाया, वायर का लेंथ किससे जुड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस से। जितना ज्यादा लंबा तार, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। तो तार के लेंथ को आपने डबल कर दिया, यानी रेजिस्टेंस भी डबल हो गया। तो रेजिस्टेंस अगर डबल हो गया, करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी कि तार के लेंथ को अगर आप डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, और करंट उसका हाफ हो जाएगा। समझ गए। अब इसको उल्टा कर देते, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को समझाइए। अगर वायर के थिकनेस को बढ़ा दिए, थिकनेस को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस जितना कम होगा, करंट उतना ज्यादा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें समझना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ेंगे। फोटो ले लिए तुम लोग। इसके बाद बच्चों आता है कि जो आपका जो जैसे टोस्टर हो गया, या आपका आयरन हो गया जिससे कपड़े प्रेस किए जाते हैं, उसमें जो है क्या इस्तेमाल किया जाता है, मेटल्स के बजाय अलॉयज का इस्तेमाल किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई आर अलॉयज यूज्ड इन हीटिंग डिवाइसेस लाइक टोस्टर, आयरन? क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज बहुत हाई टेम्परेचर पे भी अलॉय ऑक्सीडाइज नहीं होते, यानी कि ऑक्सीडाइज बोल दिया, जो है वो मेल्ट नहीं होते। लिखा भी है बुक में, सॉरी, अलॉय बहुत हाई टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। आजकल तो घरों में इंडक्शन कुकर का यूज होता है, पुराने समय में क्या होता था, इलेक्ट्रिक हीटर्स आते थे, उनका यूज होता था, और स्विच ऑन करने के बाद वो पूरा लाल होता था, गर्म होता था, उसके बाद उसमें खाना बनाया जाता था। अब क्या वो मेल्ट होता था? नहीं। इसका मतलब अलॉयज, पता है बच्चों, इसको केस बेस में कैसे पूछेगा, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछेगा, लेकिन एक स्टोरी के हिसाब से पूछेगा। बोलेगा शीतल जो है वो गांव में रहती है, वो विलेज एरिया में रहती है, और वहां पे वो कुकर का इस्तेमाल कर रही है, इलेक्ट्रिक हीटर का, जिसमें हीटिंग डिवाइस के तौर पे एक मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है जो मेटल नहीं है। तो अब आपसे पूछेगा बताइए वो क्या है, और मेटल की जगह उसका इस्तेमाल क्यों किया। सेम यही क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन को स्टोरी के बेस में कर रहा है। तो आपको दिमाग में लाना पड़ेगा, अच्छा कि गांव में वो यूज कर रहा है हीटिंग डिवाइस, यानी इलेक्ट्रिक कुकर या इलेक्ट्रिक हीटर, और उसमें क्या यूज होता है, अच्छा उसमें सर ने बताया था अलॉय यूज होता है। तो मटेरियल क्या है, अलॉय। और अलॉय यूज क्यों होता है? बिकॉज अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज या बर्न और मेल्ट एट इवन हाई टेम्परेचर। मतलब बहुत हाई टेम्परेचर में भी जो अलॉयज हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते,
इसीलिए हीटिंग डिवाइस में किसका यूज होता है? अलॉयस का। जैसे आयरन हो गया, आपका टोस्टर हो गया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में किसका यूज होता है? टंगस्टन का। आप इलेक्ट्रिक बल्ब जो अभी का तो सीएफएल लोग यूज करते हैं, पुराने समय में जो बल्ब होता था जिसको एडिसन ने इन्वेंट किया था, और उसमें कौन सा मटेरियल कौन सा यूज होता है? टंगस्टन। जो फिलामेंट होता है बल्ब का वो बहुत गर्म हो जाता था, और उतने हाई टेम्परेचर में भी वो ब्रेक डाउन या बर्न या मेल्ट नहीं होता था। तो उसका नाम क्या था बच्चों? टंगस्टन। और ये कहां यूज होता था? फिलामेंट ऑफ बल्ब। बल्ब तो आपने देखा ही होगा। समझ लीजिए ये बल्ब है और ये बीच में जो फिलामेंट होता था, इसी से वो बल्ब में रोशनी होती थी। तो इसीलिए अलॉयस का इस्तेमाल होता है, बिकॉज वो हाई टेम्परेचर में ऑक्सीडाइज नहीं होते, ठीक है। और मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूं कि इंसुलेटर में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होगा। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं इसी चैप्टर से। ले लिया फोटो इसका? इस, ये मैं कर रहा हूं आपका, ये नई बुक है कि पुरानी बुक है? ये न्यू है। पेज नंबर 179 में क्वेश्चन कर रहे हैं हम, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेंगे। सबसे पहले प्लीज कीप क्वाइट। एग्जाम्पल 11.3। एग्जाम्पल 11.3 पहला है, हाँ बात मत करो प्लीज। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स? कितना करंट ड्रॉ होगा? करंट को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? आई से। हाउ मच करंट, करंट का मतलब होता है आई। हाउ मच करंट ये हमें पता करना है। पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V 220 वोल्ट दिया हुआ है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इज 1200 ओहम, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इसका यूनिट क्या होता है? ओहम। 1200 ओहम रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट। क्या पता करना है हमको? करंट। मैंने क्या कहा था बच्चों आपको? पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी, ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। जो फॉर्मूला मैंने क्या लिख के दिया था आपको? V इक्वल्स टू आई इंटू आर। बस ये दिमाग में रखिए आप। फिर जो गिवन है उसको पुट कर दीजिए, जो नहीं गिवन है अपने आप आ जाएगा। V की जगह क्या पुट करूंगा? 220। I हमें पता करना है, और R 1200। 1200 चला जाएगा नीचे, 0 0 कैंसल, 2 11 2 6 12, 0। 11/60 एम्पियर। करंट को किससे डिनोट किया जाता है? एक बार चेक कर, तो नीचे का दिख रहा है। आगे इसी क्वेश्चन में बोला है, पार्ट बी इसका, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स? सेम क्वेश्चन है, हीटर के हिसाब से दिया है। फिर से हमें करंट निकालना है। करंट यानी कि आई हमें निकालना है। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है 220 वोल्ट। रेजिस्टेंस यानी कि आर 100 ओहम। लगा दो फॉर्मूला, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। V के जगह 220, आई हमको पता करना है, R के जगह 100। 100 कहां चला जाएगा? नीचे।
0 0 कैंसल, 2 11 2 5 11/5 एम्पियर। तो इसको देख के ही पता चल रहा है कौन ज्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है। ये हीटर का था ना, सेकंड वाला। ये बल्ब का था और ये हीटर का। तो हीटर जो है वो ज्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है, क्योंकि आप दोनों को देख सकते हैं 11/60 और 11/5 में 11/5 बड़ा है। तो हीटर जो है वो ज्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है और बल्ब कम करंट ड्रॉ कर रहा है। अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सुन तो, देखो मैं पैसा दे रहा हूं, मार्कर ले आ, तो मेरा ही गाड़ी लेके चल जाएगा। तो ये ले 2 मार्कर। हाँ ब्लैक। मेरे गाड़ी का चाबी वहां रखा है, देख ऑफिस पे। दुकान पता है तेरे को, यहीं पे है। ये कृष्णा हॉस्पिटल देखा है, हाँ उसी के बगल में एक दुकान है, गोयल स्टेशनरी, वहीं। अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चों। ये था अभी जो मैंने आपको कराया, वो था एग्जाम्पल 11.3। फोटो ले लिया तू? हम्म। अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 11.4। बच्चों अभी तक मैंने आपको, हाँ अभी तक मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया है, एक बार ध्यान रखिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था करंट यानी आई इज इक्वल टू चार्ज क्यू अपॉन टाइम, एक ये फॉर्मूला बताया। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वर्क डन अपॉन चार्ज, ये बताया। और उसके बाद ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। और उसमें कुछ चीजें जो मैं आपको बार बार बताते जा रहा हूं, ये एंड तक दिख रहा है, देख तो बे। आई का मतलब होता है करंट, जिसका यूनिट होता है एम्पियर। उसके बाद आता है क्यू, क्यू मतलब चार्ज, जिसका ऐसा यूनिट होता है कूलम। उसके बाद आर यानी रेजिस्टेंस, जिसका ऐसा यूनिट होता है ओहम। उसके बाद वी पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। और टी मतलब टाइम, जिसका ऐसा यूनिट होता है सेकेंड्स। इनका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 11.4। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। यानी कि एग्जाम्पल 11.4 का जो पहला क्वेश्चन है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी V दिया है आपका 60 वोल्ट इलेक्ट्रिक हीटर, और करंट ड्रॉ कर रहा है ये 4 एम्पियर का करंट, यानी कि I ड्रॉ कर रहा है 4 एम्पियर। What current will the heater draw? What current will heater draw if new potential difference is equal to 120 वोल्ट? देखिए बच्चों, जो हीटर का पुराना पोटेंशियल डिफरेंस था वो 60 था, उसको बढ़ा के कितना कर दिए 120। जब 60 पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना करंट ड्रॉ कर रहा था 4 एम्पियर। वही पोटेंशियल डिफरेंस को हमने 120 कर दिया, तो उसका करंट कितना होगा? तो ये तो हमें पता है कि वो ज्यादा होगा, बिकॉज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान दो इधर, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। आपने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल किया है 60 इंटू 120, तो करंट भी डबल होगा, लेकिन उसको हमें करके दिखाना है। पर इस पूरी चीज में रेजिस्टेंस तो नहीं दिया है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो V हमारा दिया है 60, I दिया है 4, रेजिस्टेंस हमको नहीं पता। 4 कहां चला जाएगा, नीचे। 15
तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आया, 15 ओहम आ गया रेजिस्टेंस। अब फिर से मुझे यही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन इस बार जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 120 है, यानी V इज इक्वल टू आई इंटू आर। V इस बार है 120, आई हमें पता करना है और रेजिस्टेंस है 15। 15 चला गया नीचे, 8, तो करंट कितना एम्पियर आया बच्चों, 8 एम्पियर। देखिए डबल हो गया करंट, आपने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल किया 16 टू 120, तो करंट भी डबल, 4 टू 8, लेकिन इसको आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला वही है अपना, V इक्वल टू आई इंटू आर। रेजिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला मुझे कराना, एक सेकंड पॉज करना, तो एक बार पॉज करना। हाँ, अब बच्चों रेजिस्टिविटी का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम। जैसे मैंने आपको बताया था, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये मैंने आपको लिख के दिया था। जितना ज्यादा एरिया यानी थिकनेस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस उतना कम। दूसरा क्या लिख के दिया था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल लेंथ ऑफ वायर। इक्वेशन नंबर 2, कंबाइनिंग बोथ, अब दोनों को कंबाइन कर दो, तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो, आर एच ओ रो, एल अपॉन ए। और ये जो मैंने आर एच ओ रो लिखा है, ये रेजिस्टिविटी है ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इससे भी आपके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, जो सैंपल पेपर में, लगभग हर दूसरे सैंपल पेपर में इसके क्वेश्चंस हैं, जो इस फॉर्मूले से बनेंगे। एल लेंथ ऑफ वायर, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थिकनेस ऑफ वायर, रो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, और कौन, क्यों आवाज कर रहे हो, शांति से बैठ नहीं पा रहे हो। स्ट्रेंथ ऑफ, तुम लोग को थप्पड़ लगाऊंगा वहीं पे आके, हंसना बंद हो जाएगा एकदम। बियट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अब गौरव वाला क्वेश्चन डिक्टेट कर, तो वही वाला जो तुम लोग करवाए हो अभी। सबसे पहले एग्जांपल 11.5, सबसे पहले बच्चों हम लोग करेंगे एग्जांपल 11.5। बोल, रेजिस्टेंस यानी कि आर कितना दिया है, ध्यान से देखो इधर, कितना ओम, 26 ओम्स। आगे, लेंथ ऑफ वायर कितना, 1 मीटर। आगे, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। आगे, डायामीटर ऑफ वायर कितना दिया है, 0.3 mm, इतना ही है। निकालना क्या है,
हमें निकालना है रेजिस्टिविटी। और मैंने अभी अभी आपको बोला रेजिस्टिविटी यानी RH O रो, ये हमको फाइंड आउट करना है। क्या फॉर्मूला लिखवाया था, वही वाला फॉर्मूला लिख दीजिए। रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L अपॉन A, ये हमको फाइंड आउट करना है। जो गिवन है उसको पुट कर दीजिए। रेजिस्टेंस कितना दिया है 26, तो रेजिस्टेंस की जगह मैंने पुट कर दिया 26। RH O रो, रो हमें निकालना है, उसको एज इट इज छोड़ दिया। लेंथ ऑफ वायर 1 मीटर यानी कि 1। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि थिकनेस ऑफ वायर, जिसका फॉर्मूला होता है पाई डी स्क्वायर, इधर आके उल्टा हो जाएगा, यानी पाई डी स्क्वायर ऊपर और 1 चला जाएगा नीचे, तो 1 को नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। 26 इंटू पाई का वैल्यू 3.14। डी डायामीटर दिया है 0.3 mm पर। बच्चों ध्यान दीजिए, ये mm में दिया है और हमको पता है जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो मीटर होता है, क्योंकि लेंथ को भी मैंने मीटर में ही लिया है, तो मुझे उसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। और mm को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1000 से। तो 0.3 डिवाइडेड बाई 1000 आ गया ये, तो इंटू 0.0003 इक्वल टू रो, RH O रो। कितना आया था इसका आंसर, एक बार करके देख। 0.244 कुछ आया था, बता। आराम से बोल। 0 पॉइंट, अब बच्चों अगर आप चाहो तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी ला सकते हो, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने से बुक में जो आंसर है 1.84 इंटू 10⁻⁻⁻6, यही है क्या, चेक करो तो। यहां तक करके भी छोड़ दोगे तो गलत नहीं है। तो ये हो गया आपका रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से ले लो, क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाँ गौरव डिक्टेट कर, एग्जाम्पल 11 पॉइंट, हाँ बोल। लेंथ दिया हुआ है L, आगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, आगे। रेजिस्टेंस 4 ohms, आगे। एक मिनट, अब अनदर वायर है सेम मटेरियल, अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, हाँ। लेंथ L/2 2a। इस अनदर वायर का हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। पहले वाले को ले लिया R1, दूसरे वाले को ले लिया R2, तो दूसरे वाले का रेजिस्टेंस हमको पता करना है। बच्चों ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, जहां पे भी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया, आपको RH O रो वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो पहला वाला हमारा फॉर्मूला क्या है, R1 नाम दिया था हमने उसको, रो इक्वल टू रो L अपॉन A, यही फॉर्मूला था। R1 कितना दिया है 4, तो यहां पे मैंने डाल दिया 4। रो L हमने L ही दिया है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी A दिया है। अब अगर ये मुझे फाइंड आउट करना है तो ये इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, A ऊपर और L नीचे। इसका मतलब 4a अपॉन L इक्वल टू रो, इक्वेशन नंबर 1। सेम यही करेंगे
अब R2 निकालने के लिए R2 पता करना है तो उसको वैसे ही रखना पड़ेगा, रो भी वैसी, और इस बार इसका L कितना दिया है, L/2 कितना दिया है, तो L के जगह मैंने लिख दिया L/2 अपॉन A डिवाइडेड बाई A कितना दिया है 2A। बच्चों इसको कैंसल मत कर देना, अभी डिवाइड का साइन है, इंटू डालूंगा फिर कैंसल करना अगर होगा तो। रो L/2 रेसिप्रोकल हो जाता है, आप जानते हो, 1 ऊपर और 2A नीचे। R2 रो L/4A। अब अगर मुझे RHO रो पता करना इस तरह का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4A ऊपर और L नीचे। इक्वेशन नंबर 2, दोनों का RHS सेम है तो LHS भी सेम, यानी फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो इसका RHS R2 4A अपॉन L इक्वल्स टू 4A अपॉन L। 4A कैंसल, L भी कैंसल, ऊपर नीचे कैंसल होता है, कुछ नहीं बचता, मतलब क्या होता है 1। तो दूसरे वायर का रेजिस्टेंस कितना आ गया बच्चों, 1 ओम्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये ब्लू बॉक्स के कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था, करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, अभी बताया हूं मैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ वायर, टेम्परेचर और नेचर। दूसरा मैंने बोला था केस बेस में आएगा, विल करंट फ्लो मोर इजली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर of the same material, current will flow more easily through thick wire। क्यों? Because in thick wire resistance is less, and if resistance is less current will be more। तो किसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा, थिक वायर में। आगे और इसका एग्जांपल भी आप डाल देना, दैट्स व्हाई AC, रेफ्रिजरेटर, ऑल दीज कंपोनेंट्स हैव थिक वायर। आगे एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है एंड द पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस टू हाफ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को आपने क्या कर दिया, हाफ। व्हाट चेंज विल ऑकर इन द करंट, करंट विल आल्सो बिकम हाफ। व्हाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस द करंट, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द करंट इज डायरेक्टली proportional to potential difference। more potential difference more current, less potential difference less current। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आपने हाफ कर दिया तो करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ। इलेक्ट्रिकल टोस्टर और आयरन में अलॉय का यूज क्यों होता है, मैंने लिख के भी दिया था, बिकॉज अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न एट हाई टेम्परेचर। इसीलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं अलॉयज में, सॉरी इलेक्ट्रिकल हीटर्स में अलॉयज का। अब अगला कनेक्शन आ रहा है बच्चों, सीरीज आ रहा है, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होते हैं वो दो तरीकों में आते हैं, एक सीरीज कनेक्शन और एक पैरेलल कनेक्शन। ये सीरीज कनेक्शन और एक होता है बच्चों पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन को ऐसे समझिए, इसको सीरीज बोलेंगे बच्चों, एक हॉरिजॉन्टल उसमें करंट फ्लो होगा सीरीज, और पैरेलल किसको बोलेंगे, जिसमें जो सर्किट्स होंगे वो सोने आता है, पैरेलल होगा। ये सीरीज कनेक्शन और ये पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस, इट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। पर पैरेलल में अगर निकालना है 1 अपॉन R
विल बी इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है। सीरीज कनेक्शन में बच्चों जो करंट है वो सेम होता है थ्रू आउट। करंट इज सेम थ्रू आउट, सेम होता है इसमें करंट। और इसमें बच्चों यानी इसका जो करंट होगा वो आई ही रहेगा, पर इसमें पैरेलल कनेक्शन में करंट इज नॉट सेम थ्रू आउट। मतलब इसमें करंट हो जाएगा बच्चों जितना भी है, जैसे 3 लिया है मैंने, I1 I2 I3, इसमें करंट सेम नहीं होगा और इसमें जो है वो करंट सेम रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में एक बेसिक जो एडवांटेज है पैरेलल में जो सीरीज में नहीं है वो ये है, सीरीज कनेक्शन में अगर एक भी कंपोनेंट ब्रेक हुआ पूरा सर्किट ब्रेकडाउन हो जाएगा। जो पुराने समय में जैसे हम लोग अपने घरों में दिवालियों में जो झालर लगाते थे, उसमें अगर एक भी लाइट में फॉल्ट आता था पूरा झालर खराब हो जाता था। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में अगर कंपोनेंट फेल भी हुआ तो सर्किट जो है वो ब्रेकडाउन नहीं होगा। दूसरा, इसमें एनर्जी का ज्यादा वेस्टेज होता है, इसमें एनर्जी का वेस्टेज कम होता है। एंड थर्ड, सीरीज कनेक्शन में जो करंट है, जैसे फॉर एग्जांपल अब एक घर है मान लीजिए, उसमें एसी भी चलेगा, फ्रिज भी चलेगा, टीवी भी चलेगा, आयरन भी चलेगा। सबको सेम करंट नहीं चाहिए, सबको अलग अलग कंपोनेंट, अलग अलग करंट चाहिए। बट सीरीज तो एक ही लेवल का करंट देता है, तो इसमें शॉर्ट सर्किट का चांस ज्यादा है। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और ये वो प्रोवाइड करता है, तो इसमें शॉर्ट सर्किट होने का चांस कम है। तो ये एडवांटेज है पैरेलल कनेक्शन का सीरीज कनेक्शन के ऊपर, ये बात ध्यान रखिएगा। ये पॉज करना तो। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। और एक और बात ध्यान में रखिएगा, सीरीज कनेक्शन में जैसे मैंने आपको बताया करंट इज सेम थ्रू आउट, यानी आई विल बी सेम, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होगा। जैसे इसका V1, इसका V2, इसका V3। बट पैरेलल कनेक्शन में जो करंट है वो I1 I2 I3 होगा, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा V। अब हम इससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे एग्जाम्पल 11.7। स्टार्ट कर रहा हूं मैं। लिखा है इसमें, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ohms एंड अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ohms। यानी एक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस यानी R1 20 ohms है, और एक है बल्ब जिसका रेजिस्टेंस R2 4 ohms है। आगे, पोटेंशियल डिफरेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। मतलब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 6 वोल्ट। आगे, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस निकालो, टोटल करंट निकालो एंड पोटेंशियल डिफरेंस।
अक्रॉस द लैंप एंड कंडक्टर। लैंप यानी V1 और कंडक्ट बल्ब यानी V2। क्वेश्चन में बोल दिया है बच्चों सीरीज कनेक्शन, और क्या बोला था मैंने आपको सीरीज कनेक्शन में जितना भी रेजिस्टेंस के हिसाब से चलेगा वैसा ही भी होगा। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है तो V1 भी कितना होगा, V1 और V2। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रब करूंगा। चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है रेजिस्टेंस। मैंने क्या बोला था बच्चों आपको, आर निकालने का फॉर्मूला सीरीज कनेक्शन में R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 जितना होगा। ध्यान दो इधर, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस R1 और R2, तो R1 प्लस R2। R1 है 20, R2 है 4। 20 ओम्स प्लस 4 ओम्स 24 ओम्स हमारा रेजिस्टेंस आ गया। इसके बाद हमें निकालना है सी क्या निकालने बोला था, करंट। करंट का मतलब क्या होगा, आई। करंट मतलब क्या होगा, आई। तो मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि सबसे पहले जो V है वो क्या होता है, I इंटू आर। होता है कि नहीं होता, लिख के दिया था ओम्स लॉ। अब पोटेंशियल डिफरेंस में सबसे पहले V1 I, क्या I हमको पता है अभी, अभी हमको पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि I हमको पता नहीं है, पर पोटेंशियल डिफरेंस पता है। तो टोटल निकाल लेते हैं। V कितना दिया है बच्चों टोटल, देखिए तो यहां पे लगा दिया मैंने 6। I हमको पता नहीं है तो इसको I को मैंने वैसे ही रख दिया। रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस हमने कितना निकाला है बच्चों, 24। तो 6 24 कहां चला गया, नीचे, इक्वल्स टू I। 6 1 जा 6 4 जा 1/4 एम्पियर, ये आ गया करंट। और मैंने बोला था बच्चों आपसे सीरीज में जो करंट होता है वो सेम होता है। तो हमारा रेजिस्टेंस आ गया 24, करंट आ गया 1/4 एम्पियर। अब हमको निकालना है V1, यानी पहले V1 कौन है, लैंप। तो V1 इक्वल टू I इंटू R1। मैंने फिर से बोल रहा हूं सीरीज कनेक्शन में I सेम रहता है, V1 R1 के हिसाब से चलेंगे। V1 हमको निकालना है तो मैंने वैसे ही रख दिया। I हमने कितना निकाला, 1/4, 1/4। और R1 20, बात मत करो, 4 1 4 5 5 वोल्ट। तुम लोग को समझ नहीं आ रहा क्या, बात मत करो बोल रहा हूं। V2 I इंटू R2, I सेम रहेगा बच्चों 1/4 और R2 4, 4 4 कैंसल, 1 वोल्ट आ गया। चेक करके देख लो, 5 + 1 कितना होता है, 6। पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, समझ गए आप। और R1 भी हमने निकाल दिया, तो हमारा V1 आ गया 5 वोल्ट और V2 आ गया 1 वोल्ट, समझ गए आप। और I1 I2 क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में I इज सेम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक पैरेलल का क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल नंबर 11.8। R1 5 ohms, R2
10 ohms, R3 30 ohms. पोटेंशियल डिफरेंस यानी V 12 वोल्ट. करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, इधर लिख देता हूं, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, ये हमें फाइंड करना है. टोटल करंट फाइंड करना है और टोटल रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है. और इस बार बच्चों बोला है क्वेश्चन में पैरेलल कनेक्शन, इस बार सीरीज नहीं बोला है तो पैरेलल. तो सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं जो बहुत इजी है. 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन क्वेश्चन में बोल दिया है. पैरेलल कनेक्शन सीरीज में डायरेक्ट होता है, पैरेलल में ऐसे होता है, लिख के दे चुका हूं आपको. और पैरेलल में एक और चीज बोला था मैंने, V सेम रहेगा. पैरेलल में क्या सेम रहेगा? V, और जो I है करंट वो डिफरेंट रहेगा. जैसे 3R है तो I1, I2 और I3. तो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, 5 6 10 3 1 1/R इक्वल टू 10/30, 0 0 कैंसल, R इक्वल्स टू 3 ohms. तो हमारा रेजिस्टेंस आ गया. अब हमें निकालना है, ये तो आ गया 3 ohms. अब हमें निकालना पड़ेगा करंट थ्रू ईच रेजिस्टर यानी I1, I2, I3. फॉर्मूला लगा दो, V इक्वल्स टू I1 इंटू R1. V कितना दिया है? 12. तो V इधर वाला दिख रहा है, देख तो, V के जगह 12, I1 हमको पता करना है और R1 कितना दिया है? 5. तो 12/5 एम्पियर. ये आ गया हमारा I. 1 पॉइंट में ले आओ. 5 2 10, 2.4 एम्पियर. V इक्वल्स टू I2 इंटू R2. V के जगह 12, I2 हमको निकालना है और R2 दिया है 10. 10 चला गया नीचे. 1.2 एम्पियर. नीचे का भी दिख रहा है ना? I2 इंटू I3 इंटू R3. V की जगह कितना डालूंगा? 12. ये मुझे नहीं पता. और R3 कितना दिया है? 30. तो 30 चला गया नीचे. I3 3 4 जा 12, 3 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 0.4 एम्पियर. हमारा I1, I2, I3 भी आ गया. अब टोटल करंट तीनों को क्या कर दूंगा? प्लस, यानी I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3. 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, 2 3 24 और 12 36 और 4 एम्पियर. तो टोटल करंट कितना आ गया बच्चों? 4 एम्पियर. और I1, I2, I3 भी आ गया. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट,
ये हीटिंग इफेक्ट क्या होता है बच्चों? हम सभी को पता है, जब करंट फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो थोड़ा हीट भी तो रिलीज होगा। तो जो हीट रिलीज होगा उसे ही कहेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मींस व्हेन करंट इज बीइंग फ्लोइंग और चार्ज इज फ्लोन और इलेक्ट्रॉन इज फ्लोन from one terminal to the other terminal in the form of electricity, then some energy is dissipated in the form of heat, that is known as heating effect of electric current। यानी जितना ज्यादा हीट रिलीज होगा वो सिस्टम के लिए उतना खराब है। क्यों कहा जाता है कि बल्ब की जगह सीएफएल यूज करिए? बल्ब को आप टच करिए, कितना गर्म होता है? सीएफएल गर्म नहीं होता, मतलब बल्ब जल रहा है लेकिन बहुत सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट भी कर रहा है। लेकिन अगर कोई मशीन जल तो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी तो दे रहा है, पर हीट के फॉर्म में एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रहा, तो दैट इज अ गुड एनर्जी सेविंग कंडक्टर। तो इसे कहेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां पे सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, heat produced in a resistor is directly proportional to the square of current। बस अब थोड़ा सा ही बचा है, लेसन खत्म हो जाएगा उसके बाद। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, मैंने क्या कहा बच्चों? इन एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और गैजेट, सम एनर्जी, बात मत करो, is dissipated in the form of heat known as heating effect of electric current। यानी किसी भी कंडक्टर में जहां पे इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, थोड़ा सा एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, उसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें सबसे पहले मैंने क्या बोला? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। यस और नो? करंट का स्क्वायर मतलब आई इंटू आई, आई इंटू आई क्या होगा? आई स्क्वायर। यानी पहला, हीट प्रोड्यूस्ड is directly proportional to the square of current, directly proportional to resistance, heat is directly proportional to resistance, and directly proportional to the time, and directly proportional to the time। तो इसका मतलब क्या है? जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट, मतलब जितने समय तक करंट चलेगा उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट। रेजिस्टेंस, जो ज्यादा रेजिस्टेंस करेगा वो हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा देगा। जैसे समझ लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये वो ब्लॉक है जो इलेक्ट्रॉन को रोकेगा। अब ये बहुत ज्यादा इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, ये आगे जा रहा है, ये हाथ उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा मेरा हाथ और ये उतना ज्यादा गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस नहीं दे रहा, ये फ्रीली इसके ऊपर से निकल गया, तो क्या मेरा हाथ और ये गर्म होगा? नहीं होगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा हीटिंग इफेक्ट भी उतना ज्यादा होगा। केस बेस, इंसुलेटर का हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा या कंडक्टर का? इंसुलेटर का। क्यों? इंसुलेटर में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा है। और टाइम, एक मशीन को आप 2 घंटा चला रहे हो इलेक्ट्रिकल मशीन को, और एक मशीन को 5 घंटा चला रहे हो, ज्यादा गर्म कौन होगा? 2 घंटे चलने वाला मशीन या 5 घंटे चलने वाला मशीन? 5 घंटे चलने वाला। क्यों? इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम।
तभी तो पंखा, फ्रिज, एसी जब हम लगातार चलाते हैं वो कितना हीट हो जाता है, क्यों? इलेक्ट्रॉन्स लगातार मूव कर रहा है और प्रोटॉन उसको रोक रहा है, तो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, फ्रिज का कंडेंसर, एसी उतना ज्यादा हीट हो जाए। और यही इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के खराब होने का सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को फ्री मूव नहीं करने देगा, फ्रिक्शन होगा, रेजिस्टेंस होगा, और मशीन के जो कंपोनेंट्स है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इसीलिए हीटिंग इफेक्ट जितना कम से कम हो मशीन के लिए उतना बेटर है। बट कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे हीटिंग इफेक्ट काम आता है। टोस्टर, अगर टोस्टर गर्म नहीं होगा तो ब्रेड को टोस्ट कैसे करेगा? हीटर अगर गर्म नहीं हो तो खाना कैसे बनाएगा? आयरन या प्रेस जब गर्म नहीं होगा तो कपड़ा कैसे प्रेस होगा? तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में क्या आएगा हीटिंग इफेक्ट? यूज इन टोस्टर, यूज इन आयरन, यूज जो खाना वो पानी गर्म करते हैं क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिकल रॉड्स। तो ये उसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं। अब यहां पे कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हम इसको लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा इधर। सबसे पहले पावर विच इज वी क्यू अपॉन टी, ये पावर का फॉर्मूला। अब बताइए बच्चों, जो पहला फॉर्मूला था आपको याद होगा, Q अपॉन टी करंट का फॉर्मूला था I का, तो इस Q अपॉन टी की जगह मैं V इंटू आई लिख सकता हूं, यस और नो? तो पावर का मेरे पास दो फॉर्मूला होगा, V Q अपॉन टी या V इंटू आई। इसके बाद H हीटिंग इफेक्ट, V इंटू आई इंटू टी, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट इंटू टाइम, और H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये कैसे आया बच्चों फॉर्मूला? तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो, 1 2, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में तीनों का एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी क्या हो जाएगा, सेम, यानी आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पहला है एग्जाम्पल 11.10, इलेक्ट्रिकल आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वॉट। पावर का यूनिट क्या होता है बच्चों, वॉट। तो कितना पावर यूज कर रहा है वो, 840 वॉट। जब हीटिंग मैक्सिमम पे है, जब हीटिंग किस पे है, मतलब आयरन एकदम ज्यादा गर्मी पे काम कर रहा है। P2 जब हीट मिनिमम है तब उसका पावर कितना यूज हो रहा है, 360 वॉट। आगे वोल्टेज, वोल्टेज यानी कि V, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। करंट और रेजिस्टेंस निकाले, करंट यानी I और R मतलब रेजिस्टेंस। दोनों केस में, मैक्सिमम वाले केस पे भी निकालिए और मिनिमम वाले केस पे भी निकालिए। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको क्या फॉर्मूला लिख के दिया था, P इज इक्वल टू V इंटू आई, ये लिख के दिया था अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला। P1 इक्वल टू V1 इंटू आई। पावर, कितना पावर दिया पहले केस में, 840, पोटेंशियल डिफरेंस 220, और I1 हमको निकालना है। 0 0 कैंसल, 22 चला गया नीचे, 42 अपॉन 11 एम्पियर। ये हमारा आ गया पहले केस का पावर। अब दूसरे केस का पावर, जिसका फॉर्मूला है P2 इक्वल टू V इंटू I2। जब पावर मिनिमम है तब कितना है पावर,
360 वोल्ट 220 और I2 हमको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई 22 चला गया नीचे, 2 18 2 11 18/11 एम्पियर। ये हमने दोनों केस में बच्चों करंट निकाल दिया। क्या निकाल दिया? करंट आई। अब हमको रेजिस्टेंस भी निकालना है दोनों केस का, R1 और R2। तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था बच्चों? V इक्वल्स टू I इंटू R, यही फॉर्मूला था ओम्स लॉ का, तो यूज कर लीजिए। V के जगह 220, I हमने पहले केस का I निकाल दिया, ये रहा देखिए 42/11 इंटू R1 रेजिस्टेंस जो हमको फाइंड आउट करना है। इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 11 ऊपर और 42 नीचे, इक्वल टू R1 210 2 2 4 2 1 2। अब इसको सॉल्व कर लेना, 110 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 121, तो R1 आ जाएगा। और दूसरा फिर से V इक्वल्स टू I1 I2 इंटू R2। V है 220, I2 ये रहा, हमने निकाला 18/11 इंटू R2। 11 जाएगा ऊपर और 18 आएगा नीचे, 2 9 110। फिर सॉल्व करेंगे तो R2 भी आ जाएगा ओम्स में। ये क्वेश्चन भी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन एग्जांपल 11.11। बातचीत बंद, एकदम चुप, वहीं पे आके मारूंगा, बता रहा हूं। लास्ट बार बोल रहा है, इसका मुंह से नहीं बोलूंगा, आके मारूंगा पकड़ के, अब बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, मतलब हीट दे दिया है बच्चों 100 जूल, इतना हीट प्रोड्यूस हो रहा है ईच सेकेंड। ईच मतलब कितना होता है? 1। टाइम दे दिया है 1 सेकेंड। इन अ 4 ओम्स रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कितना दे दिया? 4 ओम्स। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, V हमको फाइंड आउट। मैंने H का आपको 3 फॉर्मूला लिख के दिया था। पहला फॉर्मूला क्या था? H इक्वल टू I स्क्वायर। दूसरा क्या लिख के दिया था बताना एक बार। H का मैंने 3 फॉर्मूला लिख के दिया था तुम लोगों को। H इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, और H का एक था I स्क्वायर इंटू R इंटू टी। ठीक है, इसका तो उतना यूज नहीं होगा, यही दो मेन है बच्चों। अब इसमें क्वेश्चन देख के आपको फॉर्मूला लगाना है। चेक करो, V हमको निकालना है, H गिवन है, I नहीं दिख रहा है, I नॉट गिवन, और T गिवन। मैथ्स में क्या नियम है बच्चों? वही फॉर्मूला एक क्वेश्चन आप लगाओगे जिसमें एक वैल्यू अननोन होगा। यहां पे कितना वैल्यू अननोन है? 2। इसको चेक करिए, H गिवन, R गिवन और T भी, यानी एक वैल्यू अननोन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? दूसरा वाला। तो H कितना दिया है? 100, I स्क्वायर के जगह 100, रेजिस्टेंस 4, टाइम के जगह 1। I स्क्वायर निकालना है, सॉरी, I स्क्वायर निकालना है, रेजिस्टेंस 4 और टाइम 1। 4 1 4, 4 कहां चला जाएगा? 425। I स्क्वायर, स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? रूट। ये नीचे का दिख रहा है ना पूरा, 5। तो करंट कितना आ गया बच्चों? 5 एम्पियर। पर हमें क्या चाहिए बच्चों? V। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, H इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। H इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। H के जगह 100
V हमको निकालना है, I हमने निकाल दिया 5 टाइम 1, 5 कहां चला जाएगा, 20 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 20। एक और फॉर्मूला था, क्या उसको लगा सकते थे, P इक्वल्स टू V इंटू आई, नहीं लगा सकते थे क्योंकि पावर हमको पता नहीं था, V भी नहीं पता था, तो ये वाला फॉर्मूला भी मैं नहीं लगा सकता था क्योंकि मुझे पावर पता नहीं है। एक और फॉर्मूला था ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई इंटू आर, क्या इससे लगा सकते थे बिल्कुल लगा सकते थे क्योंकि आई हमको पता है, हमने कितना निकाला था, आई 5 और आर कितना दिया है 4, आ गया 20 ओम्स। देख लीजिए, किसी ना किसी फॉर्मूले से तो आंसर आ ही जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, यानी V कितना है बच्चों 220, करंट 0.5 एम्पियर, करंट मतलब आई 0.5 एम्पियर। आपको निकालना है पावर, क्या निकालना है, पावर का फॉर्मूला अभी अभी आपको लिख के दिया था, V इंटू आई। V कितना दिया है, I 0.5 यानी 5/10, 0 0 कैंसल, 110, तो पावर आ गया 110 वॉट। और पावर का एक और फॉर्मूला भी है बच्चों, भी देख लो, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, और एक है I स्क्वायर इंटू R। ये दो फॉर्मूले भी किसके हैं, पावर के। अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया। अगला है एन एग्जाम्पल नंबर 11.13, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट, यानी पावर कितना है 400 वॉट, ऑपरेट्स 8 आवर अ डे, मतलब एक दिन में वो कितने घंटे चल रहा है 8 आवर, 30 डेज तक वो चला, कितना डेज चला 30 डेज, और बिजली का जो बिल है 3 रुपीज पर किलोवाट आवर, पर किलोवाट, 1 किलोवाट आवर में कितना वाट होता है 3600, ध्यान रखिएगा इसको, 1 किलोवाट आवर में कितना होता है वाट 3600 वाट। एक बार पॉज करना तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी का जो कमर्शियल यूनिट होता है उसे कहते हैं 1 किलोवाट आवर, जिसको कॉमनली यूनिट कहा जाता है। जैसे आपके घर में बिजली वाले कभी आएंगे तो बोलेंगे कितना यूनिट बिजली का आपने कंजम्पशन किया, कैसे आया ये, 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं 3600, 1 किलोवाट में कितना वाट होता है 1000 वाट, दोनों को इंटू करिए 36 लाख, यानी 1 किलोवाट आवर में कितना यूनिट होता है 36 लाख यूनिट। अब इसका एक क्वेश्चन है, पावर 400 वाट है ट्यूबलाइट का, एक दिन में वो 8 घंटे चला, लगातार 30 दिन तक वो यूज हुआ, अगर पर किलोवाट आवर मतलब इतना यूनिट यूज होने पे 3 रुपए लग रहा है, तो बताइए टोटल बिजली बिल कितना आएगा, व्हाट विल बी योर बिल, इसको हमें निकालना है, बहुत इजी है। सबसे पहले इसमें आगे बढ़ने से पहले
ये जो फॉर्मूलेज आपको लिखाए हैं बच्चों, ये एक ही फॉर्मूले से आता है। कैसे आता है उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हीट का जो फॉर्मूला है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ये दूसरा फॉर्मूला कैसे आया बच्चों? आई स्क्वायर को हमने वैसे ही रखा, आर क्या होता है बच्चों? वी अपॉन आई। अब करके देख लो, पी ओम्स लॉ, वी इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो अगर आपको आर चाहिए, आई कहां चला जाएगा? नीचे। तो आर की जगह मैंने पुट कर दिया वी अपॉन आई। ऊपर में 2 आई है, नीचे 1 आई है, तो ऊपर का स्क्वायर और नीचे का कैंसिल हो गया। क्या बचा? v इंटू आई इंटू टी। चेक कर लीजिए, आ गया है फॉर्मूला। ठीक उसी तरह जैसे पावर का फॉर्मूला है v इंटू आई। अब ये v स्क्वायर अपॉन आर कैसे आया? मान लीजिए v को मैंने वैसे ही रखा, लेकिन i क्या हो जाएगा? v अपॉन आर। v अपॉन आर, तो बताइए v इंटू वी स्क्वायर। तो पावर का दूसरा फॉर्मूला v स्क्वायर अपॉन आर। अब जो तीसरा फॉर्मूला है वो कैसे आया? पावर का फॉर्मूला v इंटू आई है, v के जगह मैंने क्या पुट कर दिया? आई आर इंटू आर, और ये आई को वैसे ही उतार दिया। बताइए, आई स्क्वायर, आई इंटू आई स्क्वायर आर। देखिए आ गया वो फॉर्मूला। मतलब एक ही फॉर्मूले से बाकी फॉर्मूले बनते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, वापस इसमें आते हैं। बताइए पावर कितना है? 400 वॉट, 400। एक दिन में वो 8 घंटे चल रहा है, तो 30 डेज में कितना चलेगा? 30 इंटू 8। कितना रुपए है बिजली का बिल पर मंथ, पर किलोवाट आवर? 3। तो इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1000। डिवाइडेड बाई कितना हो गया बच्चों? 1000। ये 3 जीरो, ये 3 जीरो कैंसल। 4 3 जा 12, 8 3 जा 24, 12 4 जा 48, 8 कैरी 4, 288 रुपीज। बिजली का बिल कितना आया बच्चों? 288 रुपीज। कितना इजी था। अपॉन 1000 क्यों किया? ये 3 रुपी पर किलोवाट है, और 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? 1000, इसलिए उसको किससे डिवाइड किया? 1000। तो मैंने क्या क्या मल्टीप्लाई किया? सबसे पहले मल्टीप्लाई किया मैंने पावर इंटू, ये क्या था बच्चों? टाइम, इंटू जो इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट दिया है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों, ये पावर वाला, कितना रुपए का बिजली बिल आया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है, उसको करेंगे फिर इलेक्ट्रिसिटी ओवर हो जाएगा। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स, ये जो ब्लू बॉक्स में दिया मैंने आपको बताया था, 5 एम्पियर करंट, मतलब जो करंट है यानी आई वो है 5 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस V 220 वोल्ट। पावर निकालिए, टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स। आवर को किसमें बदलना पड़ता है बच्चों? सेकेंड्स में। 1 आवर में कितना सेकंड होता है? 3600। 7200 सेकेंड्स। हमको निकालना है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हमें क्या निकालना है? हीट। एच का फॉर्मूला अभी अभी लिख के दिया, V इंटू आई इंटू टी। V 220, I 5 और टाइम 7200। 22 5 जा होता है 100, 1 2 3, 1 2 3, 22 5 जा 110, 110 इंटू 72, 110 इंटू 72, 11 2 कैरी 2, 9,
7920। इतना जूल एनर्जी उसने यूज किया। और अगर किलो जूल में बदलना है तो डिवाइड किससे कर दोगे? 1000। तो कितना आया? 7920 किलो जूल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पे क्वेश्चन है ये फिर से, वाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो? इलेक्ट्रिक हीटर का जो कॉर्ड है वो ग्लो क्यों नहीं करता जब उसमें हीटिंग जाती है? वाई? बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जो उसको एनर्जी दे रहा है हीट प्रोवाइड करने के लिए, मतलब उसका पूरा एनर्जी हीट प्रोवाइड करने में चला जा रहा है, जिससे वो ग्लो नहीं कर रहा। बाकी के दो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, उसको करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग इसका। क्वेश्चन है हीट जनरेटेड निकालना है। हीट हमारा क्वेश्चन है, चार्ज 96,000 कूलम। बात मत करो, 96,000 कूलम टाइम 1 आवर। टाइम 1 आवर में कितना सेकंड होता है? 3600। और कुछ? पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट। 50 वोल्ट। चलो बताओ हीट का क्या फॉर्मूला है? V इंटू आई इंटू टी। V दिया है, यस। T दिया है, यस। पर I यानी कि करंट नहीं दिया है, करंट नहीं दिया। पर जो पहला फॉर्मूला आज आप लोगों को पढ़ाया गया था वो क्या था? I यानी करंट इज इक्वल टू Q अपॉन T। याद आया? आज का पहला फॉर्मूला यही पढ़े थे। तो Q 96,000 टाइम 3600। 0 0 कैंसल। इससे कटेगा ये 4 से, 4 9 जा 36, 4 24 जा 96, 0 3 3 जा 9, 80 अपॉन 3। आई कितना आ रहा है? 80 अपॉन 3 एम्पियर। पुट कर दो, V के जगह 50, I के जगह 80 अपॉन 3 और टाइम 3600, 1200। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 8 जा 40, 40 इंटू 12 480, 48 लाख जूल। और अगर किलो जूल में बदलना होगा तो किससे डिवाइड कर दोगे? 1000 से। 4800 किलो जूल। अगला है रेजिस्टेंस 20 ओम्स। रेजिस्टेंस 20 ओम्स, करंट 5 एम्पियर, टाइम 30 सेकेंड्स। हमको निकालना है हीट। हीट का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? एक V इंटू आई इंटू टी और एक क्या लिखाया था? आई स्क्वायर इंटू आर इंटू, निकाल दो इससे, आई 5 स्क्वायर, 5 इंटू 5, रेजिस्टेंस 20 और टाइम 30। 2 3 या 6, 25 इंटू 6 150, 1 2, 15,000 जूल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पॉज कर।